नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आइए आज हम 5वीं कक्षा के 6वीं पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम देखिए, क्या है पाठ का नाम? चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र क्या है टीचर? सफ़र बोले तो क्या है? यात्रा। आप एक जगह से और एक जगह जाना है तो कैसे जाएंगे? ओके, किस तरह जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? सफ़र बोलते हैं, यानी यात्रा कहते हैं। यहाँ किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है पाठ में? चिट्ठी का सफ़र के बारे में बताने वाला है हमारे पाठ में। चिट्ठी का सफ़र किस तरह होता है, हमसे भेजा हुआ संदेश को किस तरह और एक शहर में और एक प्रांत में या फिर और एक देश में किस तरह भेजा जाता है हमारे संदेशों को चिट्ठियों के माध्यम से। देखिए, अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। उदाहरण के लिए आप सोचिए, ओके, जब आप 10 साल के हो या फिर 5-6 साल के हो, तब आप किसी ना किसी को पत्र लिख चुके होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे। उदाहरण के लिए आप आपके मित्रों को पत्र लिख चुके थे, तब वह पत्र आपके दोस्त के पास किस तरह पहुँचे होंगे। ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। ये बात बहुत ही बातों पे निर्भर करता है। क्या इसे? जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। चिट्ठी को हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से और दूसरे जगह पे भेजे जा रही है। संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, आपको संदेश कितना जल्दी पहुँचाना चाहिए, यानी समय कितना लगना चाहिए। तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं। जब आप चिट्ठी भेजते ना, तब उसके ऊपर पहुंचाने का एड्रेस लिखा है या नहीं देखना। तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। डाक टिकट बोले तो क्या है? स्टाम्प बोल के कहते हैं ना हम। उस चिट्ठी के ऊपर चिपकाया या नहीं देखना चाहिए। अब प्रश्न यह उठते हैं कि हमारे दिल में कुछ प्रश्न उठते हैं। क्या है वो? देखिए, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? हमें कुछ संदेह होता है। क्या है? प्रश्न के रूप में हम सोचते हैं डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान करने के लिए। ओके, और दूसरा प्रश्न क्या है? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? पूरे ठीक पते लिखा है नहीं, हम सोचते हैं ना। पूरे या ठीक पता बोले तो क्या है? देखिए, आपका नाम, मकान और घर का नंबर, गली का नाम, मोहल्ला का नाम, ओके, और शहर ज़िला के नाम, उसके साथ साथ पिन कोड का नंबर लिखा है नहीं। ये इसको हम क्या कहते हैं? पूरे पता, यानी पूरे और ठीक पता। तीसरा प्रश्न देखिए, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचा जाए? अगर हमें तुरंत इमीडिएटली पहुंचाना है तो किस तरह पहुंचाते हैं हम चिट्ठी को? ओके, कैसे पहुंचाते हैं? स्पीड पोस्ट के रूप में स्पीड पोस्ट करेंगे या फिर तार की सहायता से पहुंचाएंगे, हाँ या नहीं? और स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? अगर स्थान बदल गए तो क्या हो जाता है? जब आपका स्थान ही बदल जाएगा तो जहाँ पर आप पत्र भेज रहे हो चिट्ठी नहीं पहुंचेगा, है नहीं? ये पूरे प्रश्नों का उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। जिनके पास टिकटों का संग्रह करने का शौक़ है, उन लोगों के पास इन सवालों का जवाब कंपलसरी रहता है ना बच्चों? और आइए यहाँ पे देखिए,
इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। यहाँ पे कुछ जगह दिए गए हैं, आपको इन पत्रों के ऊपर लिखा गया पताओं को आपको फिर से यहाँ पे लिखना चाहिए। पहला पद को देखिए, क्या है, क्या लिखा गया है, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्दा। और दूसरे पत्र को देखिए, यहाँ पे दूसरे पत्र में क्या है, दूसरे पत्र में क्या लिखा है, एड्रेस के रूप में, पता के रूप में, श्रीमान निर्देशक महोदय। और उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और उसके बाद क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। यानी ये क्या है, पिन कोड का नंबर है ना, ऐसे लिखा हुआ है ना। ये दो तरह के खत है, ये दो तरह के पत्र है। दोनों पत्रों में अलग अलग तरह के पत्र लिखा गया है। इसका अंतर बाद में हम देखेंगे। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है, दोनों में अंतर दिख रहा है ना। किस तरह का अंतर दिख रहा है, देखिए, गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है, ओके, खाली जगह ही लिखा है। महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, बस इतना ही लिख चुका है। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ था। पूरे लिफाफे में किस तरह का पता लिख चुका था, शहर, मोहल्ले, पिन कोड तक ये पूरे लिख चुके थे, हाँ या नहीं। आपको दिखाई दिया है ना। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बड़े है। छोटी सी एड्रेस से लेकर, भौगोलिक छोटी एड्रेस से लेकर बड़े एड्रेस तक लिखा गया है ना बच्चों। भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे बोले तो क्या है, स्ट्रीट्स, लाइक शहर के कि जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, पूरे छोटे पता से लेकर बड़े पता तक, यानी छोटी भौगोलिक प्रदेश से बड़े भौगोलिक प्रदेश तक लिखा हुआ था। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। शहर के बाद कुछ अंकों में कुछ अंक दिए गए ना, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं, ओके ना बच्चों। उसको हम पिन कोड भी कह सकते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है, हर एक जगह को पिन कोड ज़रूरी है और दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमें ये सोचना पड़ेगा, पिन कोड कंपलसरी है, बिना पिन कोड से हमारे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। हमारे भारत देश में, यानी हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पूरे प्रांत में, भौगोलिक प्रांत में, एक गांव का नाम बहुत सा कई प्रदेशों में भी दिखाई देता है, सुनाई देता है। शहर का नाम, गांव का नाम एक जैसा ही दिखाई देता है। उसके कारण ही ये पिन कोड को हमें ज़रूर लिखना चाहिए। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छानने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। गंतव्य बोले तो क्या है, मंजिल। पिन कोड के वजह से ही डाकिया लोग अपने मंजिल तक, हमारे खत का मंजिल तक पहुंचाने में उनको मुश्किलें नहीं होते हैं। उनके सहायता से ही वो आसानी से पहुंचा सकता है, जल्दी बांट सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। ओके, ये पोस्टल नंबर कब शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1972 यानी 1972 में हुआ था। यानी इसी कारण गांधी जी को लिखा हुआ पत्र के ऊपर पिन कोड नहीं थे। यानी ये गांधी जी के बाद ही शुरू हो गए ना पिन कोड लिखना। ओके, जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर
पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसीलिए इस पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ओके ना बच्चों। और उसके बाद फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा। खाली सिर्फ पिन कोड के बारे में ही नहीं, हमारे खत में पत्रों में बहुत सारे बदलाव भी आए थे। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। इससे पहले ये देखिए, पहले पिन कोड के बारे में कुछ संक्षिप्त समाचार। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन बोलते हैं ना हम शॉर्टकट में PIN, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। कंपलसरी पिन कोड का नंबर्स कितना अंक कितने रहते हैं? 6 अंक यानी 6 अंक। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016, यानी NCERT को आप खत लिखे तो कौन सा पिन कोड लिखना चाहिए? 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। ये पहला अंक ये 1 है ना, वह अंक इन सारे प्रांतों को सूचित करता है। अगले 2 अंक यानी 1 और 0 यानी 10 के रूप में है ना, 1 के बाद 1 और 0, वो क्या सूचित करता है? ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। राजधानी बोलते हैं ना हम, उसका सूचना करते हैं 1 और 0 यानी 10 अंक। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। दिल्ली का एक उपक्षेत्र के केंद्र है डाकघर का, उसमें से ही ये सारे चिट्ठियाँ भेजा जाता है। उसका चिन्ह क्या है? उसका अंक क्या? उसका अंक कितने हैं? 016। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। आपका स्कूल कहाँ है, उस प्रांत का पिन कोड को आप जानना चाहिए। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। जहाँ आप रहते हैं उसका पिन कोड को भी आप जानिए। पिन कोड की जानकारी डाकघर में प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको मालूम नहीं है तो माता पिता से पूछिए, वो भी नहीं बताए तो डाकघर जाके पूछे तो वो लोग बताएगा। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। हमें टेलीफोन डायरेक्टरी मालूम है ना, किसका नंबर चाहिए तो टेलीफोन का डायरेक्टरी देखे तो हमें मिलते थे। उसी तरह पिन कोड की डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। लेटर बॉक्स सबको मालूम है ना, हम चिट्ठियाँ डालते हैं ना, उसमें भी आपका पिन कोड, आपके मोहल्ले का पिन कोड लिखा होता है। जाके देखिए। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? आपके बहुत सारे जगहों के पिन कोड भी मिल सकते हैं। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। टिकट का संग्रह करने का शौक बहुत सारे लोगों को रहते हैं। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ शामिल हो गई है। टिकट से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं, डाक से जुड़ी हुई बहुत सारे चीज़ भी इसमें शामिल हो गई है। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाक का विज्ञान। हम कुछ लोगों को इन स्टाम्पों के बारे में पता ही नहीं रहता है, मगर कुछ लोगों को शौक के रूप में अपने पास रखते हैं। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। आपको आपकी पुस्तक में लिखना चाहिए इसको क्या नाम दिया गया है। किसी को पता है? आपको अगर आपको मालूम है तो आप वहाँ पे लिखने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, मेरे ख्याल से फिलेटली बोलते हैं उसको। डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन कहते हैं इसको। डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन भी हम कह सकते हैं, फिलेटली भी हम कह सकते हैं। ओके, आइए पाठ में अब
बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। बहुत पुराने पहले यानी हमारे दादा दादी जी के समय में चिट्ठियों को किस तरह भेजते थे? कबूतरों की सहायता से भेजते थे। ओके ना बच्चों। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जैसे कबूतर चिट्ठियाँ पहुँचते थे, आजकल कौन चिट्ठियाँ भेज रहे हैं, पहुँचा रहे हैं? डाकिया लोग यानी इंसान लोग चिट्ठियों को पहुँचा रहे हैं। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, क्योंकि अब संचार के साधन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी कम्युनिकेशन मीडिया इज़ इंक्रीज्ड ए लॉट। सो बिकॉज ऑफ दैट आदमियाँ ही चिट्ठियों को एक जगह से और एक जगह पहुंचा रहे हैं। और परिवहन बोले तो क्या है? मानव लोग एक जगह से दूसरे जगह जाके कम्युनिकेशन साधन बहुत सारे हैं ना, उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। ओके, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, हरकारे बोले तो क्या है? दौड़ने वाले, एक जगह से दूसरे जगह दौड़ते हुए भागते हुए जाते हैं ना, उन लोगों के द्वारा चिट्ठियों को बेचते रहते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारे किस रूप में रहते थे? राजाओं के पास घोड़े के रूप में पहुंचा करते थे, घोड़े की सहायता से पहुंचा करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, हरकारों को हर एक जगह पहुंचना मुश्किल होता है ना, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती है ना। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते समय उन चिट्ठियों को रक्षा भी करना चाहिए ना, चिट्ठियों की रक्षा सुरक्षा भी देखना चाहिए ना, क्योंकि डाक लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। एक जगह से दूसरी जगह जाते समय मनी ऑर्डर के रूप में चिट्ठियों में कुछ पैसे भी बेचते रहते थे। तब रास्ते में डाकू लुटेरे लोग आके उनको लूटते थे। उससे बचकर उनके मंजिल तक पहुंचाना भी मुश्किल है ना। ये सब भी देखना चाहिए ना। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आजकल भी इतना सुविधाएं बढ़ने पर भी, ईमेल, फैक्स, ऐसा ये सारे सुविधाएं आने पर भी कुछ जगहों पर हरकारों पर ही चिट्ठियों भेजने पर निर्भर हो रहे हैं। क्या ऐसे जगहों में जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे जगहों में इन लोगों पे हमें निर्भर होना पड़ रहा है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी यानी जस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। ओके, आप सबको बहुत याद होगी। लद्दाख एक जगह है, कौन सा जगह? एक सिपाही मर चुके हैं, मालूम है ना, संतोष बाबू नाम का सिपाही। यही जगह है, वहाँ तक चिट्ठियाँ भेजना है तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई सुविधाएं ठीक से नहीं है, पैदल ही चलना पड़ेगा। वहाँ भी ये हरकारों की सहायता से ही चिट्ठी भेजना पड़ेगा। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं, मगर इस आजकल के दुनिया में संदेशों को भेजने के लिए नए नए और तेज साधन उपलब्ध हुए ना। डाक बांधने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक को यानी चिट्ठियों को भेजने के लिए आजकल बहुत सारे सुविधाएं हैं, उसमें से हवाई जहाज़ को भी उपयोग कर रहे हैं, पानी के जहाज़ को भी उपयोग कर रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। ओके, बधाई कार्ड भी आजकल चिट्ठियों के रूप में भेज रहे हैं। मनी ऑर्डर कुछ पैसे उसमें रख के ज़रूरत वालों को भेज रहे हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है।
है या नहीं। कबूतरों से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक सफ़र दिलचस्पी है ना। हम ये सुनते ही हमें अच्छा लग रहा है नहीं। सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर के बारे में जानने तो हमें क्या कैसा लगता है, संदेशवाहक के रूप में हम उसको देख सकते हैं ना कबूतरों को। कबूतर की कई प्रजातियां होती है। ओके, कबूतर की भी बहुत ही प्रजातियां रहती है उसमें से, और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकते। हमारे चारों वो दिखने वाले कबूतर ये सारे काम नहीं कर सकते, वाहक नहीं बन सकते हैं। कि उसके लिए कुछ प्रशिक्षण पा के रखते हैं कुछ कबूतरों को। उनमें से गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षण करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। संदेश भेजने के लिए दो तरह के कबूतर प्रजातियों को लिया है। वो क्या है, गिरहबाज और हुमर। गिरहबाज बोले तो क्या है, कालाबाज कहते हैं उसको। यानी एक देश कालाबाज उड़ते उड़ते एक जगह पे रुक के कालाबाज खा के फिर पीछे मुड़ के उड़ने के लिए कोशिश करता है, उसको हम गिरहबाज कहते हैं। उमर बोले तो क्या है, कबूतरों का प्रजाति। ओके ना बच्चों। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए कबूतर उड़ते उड़ते फिर वापस आते हैं। कैसे आते हैं, उनको रास्ता कैसे याद रहते हैं, क्योंकि वो प्रशिक्षण पाते हैं, इसीलिए वो सीधा उसी तरफ जाता है और उसी तरफ उस तरफ से ही पीछे मुड़कर वापस लौटते हैं। प्रवासी पक्षियों को आप जानते हैं ना, मौसम बदलते ही एक जगह से और एक जगह में जाके वह कुछ देर वहीं रह के फिर वापस उनके देश में पहुंच देते। ओके, दूसरी जगह पर रहने वाले पक्षियों के बारे में भी हमें मालूम है ना, वो फिर उनके जगह पे सुरक्षा से लौटते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। उड़ीसा पुलिस वालों ने खास तौर पे ये दो कबूतरों को संदेश पहुंचाने के, जहां हम नहीं जा सकते हैं, संचार सुविधाएं नहीं है, वहाँ संदेशों को भेजने के लिए ये दो तरह के कबूतरों को उपयोग कर रहे हैं। ओके, कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। कबूतरों के द्वारा संदेश भेजना है तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए क्या चाहिए, खाली दाना रखे तो वो खा के काम करते हैं ना। ये कबूतर भी कितने साल जीता है मालूम है, 15 से 20 साल ही जिंदगी जीता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके जीवन में 8 से 10 साल तक वो काम करते रहते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। अच्छा सा तंदुरुस्त कबूतर कितने किलोमीटर सफ़र करता है, 1000 किलोमीटर कितने दिन में, एक दिन में सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो दो कबूतरों को भेजा जाता है। अगर कोई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट संदेश भेजना है तो एक जगह पे भेजना है तो एक कबूतर को नहीं भेजता है, दो कबूतरों को ही भेजता है, क्योंकि बीच में बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। क्यों ऐसा भेजते हैं, हाक मालूम है ना, बाज बोले तो हाक के रूप में कोई नुकसान हुई है तो एक मर गए तो और एक कबूतर संदेश को पहुंचा सकते हैं। शायद आपको यह पढ़कर
तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहोगी। अगर आपको ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद और एक कबूतर के बारे में पढ़ना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी गई है। ओके, किताब का नाम ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम इस कबूतरों के बारे में पढ़ना है तो ये बुक हिंदी में भी हमें मिलता है। ओके ना बच्चों, आप पढ़ना है तो जाके ढूंढ के पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पे पता भी दिया गया है। ओके, समझ गए ना बच्चों पूरे चींटियों का सफ़र किस तरह रहता है, कबूतरों की सहायता से किस तरह भेजा जाता है, ऐसे हम पूरे पढ़ चुके हैं ना। आप भी फिर से एक बार ध्यान से पाठ को पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। चिट्ठियों के बारे में, खत के बारे में, ओके, खत में लिखने वाले पिन कोड के बारे में, पिन कोड में कितने अंक रहते हैं, ये पूरे सवालों के जवाब भी आप खुद दे सकते हैं अगर आप एक बार पाठ पढ़ेंगे तो। ओके ना बच्चों, धन्यवाद चिल्ड्रन।